तो लास्ट 2 वीक से हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 2 प्रोडक्ट्स को डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने कहा था कि अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर हम लोगों को कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम करना हो, तब माइक्रोसॉफ्ट का सब प्रोडक्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये किया था कि ये चीज़ नोटिस की थी कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन या रिपोर्ट के लिए काम आता है, जिसमें हम लोग एंड एनालिसिस करते हैं। लेकिन वो रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ सम पैरामीटर्स जनरेट होती है। मिसाल के तौर पर ये रिपोर्ट मांगी गई है आरटी ऑफिस की तरफ से कि बताएं कि इंग्लिश डिपार्टमेंट फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कितने बच्चे ए ग्रेड में, बी ग्रेड में, सी ग्रेड में और डी ग्रेड में पास हुए हैं। अब डेफिनेटली जो आपके कोऑर्डिनेटर या एचओडी हैं वो इस क्या करेंगे कि इसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे और उसके बाद एक रिजल्ट आएगा कि क्लास की स्ट्रेंथ फॉर एग्जांपल 20 है, उन 20 में से 10 जो है वो ए हैं, 15 जो है वो बी हैं और 5 जो है वो बी और बाकी 5 जो है वो सी ग्रेड के अंदर लाएगा है। ये जो टेक्सचुअल हम लोगों ने लिखा है ये सारे का सारा काम हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होता है। जब में हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, एक बुक लिखते हैं, कोई लिटरेचर लिखते हैं, हमको असाइनमेंट नंबर 2 रिसर्च पेपर दिया गया, ठीक है। फिर इसके अंदर जो दूसरी चीज़ आती है वो ये आती है कि जो हम कैलकुलेशन की बात कर रहे थे वो कैलकुलेशन सारी की सारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर होती है। एक्सेल के अंदर भी हमने कुछ डाटा इंपोर्ट किया था और उसके बाद हम लोगों ने बोला था कि इसके ऊपर हम फार्मूलाज लगाते हैं। जैसे लास्ट क्लास के अंदर हमने सम का एक फार्मूला लगाया था, इस तरह मल्टीपल फार्मूलाज हम उसके ऊपर लगा लेते हैं। मुझे किसी बच्चे ने याद नहीं कराया कि आपने चीट शीट शेयर करनी है फार्मूलाज की। बहर मुझे एक बंदा याद करवाएगा ताकि मैं ग्रुप में आप लोगों को भेज दूँ। 1 पेजर है तो उसके ऊपर ऑलरेडी सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं एक्सेल के, ताकि अगर आपको एवरेज कैलकुलेट करनी पड़ जाए या परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो बताओ। अभी आप लोगों की जो अटेंडेंस होती है इसकी भी बैक एंड के ऊपर अगर आप देखोगे, मुझे नहीं पता इंग्लिश डिपार्टमेंट में कैसे है, लेकिन जो मैं चूँकि CS को हैंडल करता हूँ, तो अगर मैं आप लोगों को CS के किसी सब्जेक्ट का अटेंडेंस शीट शो करवाऊँ, फॉर एग्जांपल हम ICT को पिक कर लेते हैं, लेकिन ये चलेगा नहीं क्योंकि ये ऑनलाइन बेस्ड है। मैं आपको अपना सब्जेक्ट का दिखाता हूँ, डेटाबेसेस का। ये शीट मैंने आप लोगों के सामने ओपन किया। अब आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे इसके अंदर कि जो भी बच्चों की अटेंडेंस चल रही है उस अटेंडेंस के बरक्स यहाँ पर एंड पे कोई परसेंटेज भी कैलकुलेट होती है। अगर आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसके ऊपर कर्सर रखा है या आप लोग कह सकते हो कि इस बॉक्स को सिलेक्ट किया है, तो इसके फार्मूला बार के अंदर कंप्लीट फार्मूला लिखा आ रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट फार्मूला ये वैल्यू आ रही है। तो सामने लिखा आ रहा है कि काउंट करना है G11 से लेके AL11 तक, AL भी है, ठीक है। और 11 का मतलब क्या है कि वो रो चल रही है। अगर आप इधर से आगे चेक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को ये चूँकि ये यहाँ पर अब आप लोग आगे चेक करोगे तो आपको नजर आएगा ये AL11 तक चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखें इसके अंदर तो फार्मूलाज लगे हुए हैं और काउंट क्या करना है G11 से लेके A11 तक नंबर ऑफ पीस। अगर आप देखोगे तो फार्मूला में भी लिखा हुआ है, प्लस आपने नंबर ऑफ एज भी देखनी है, यानी एब्सेंट्स की देखनी है। तो फिर जब ये बेसिकली लिखा हुआ आ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एब्सेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला ये बन रहा है। और अगर आपको पता तो परसेंटेज का फार्मूला भी यही होता है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज लिखी हुई आती है वो इन सारों में ऐड करने के बाद आती है। फॉर एग्जांपल अमान को मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर दूँ तो देखें आपकी इसकी वैल्यू चेंज होगी। आप देखें AM पे जो वैल्यू लिखी आ रही है वो चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि जो परसेंटेज का फार्मूला लगा हुआ है इसके ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर A लिख देता हूँ तो आप देखें कितनी जल्दी गिरी है एकदम। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली यहाँ पर परसेंटेज का फार्मूला चला रहा है इसके ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सेल वहाँ पर यूज़ होगा जहाँ पर हम लोगों को कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होगी। उस कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के बाद उसकी एक रिपोर्ट बनती है जो कि हम बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब आप लोगों को आपका बॉस जो है वो ये कहता है कि चलो ठीक है तुमने रिपोर्ट बना दी है, अब वक्त आ गया कि तुमने इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करना है, ठीक है। उस रिपोर्ट को जब आप प्रेजेंट करोगे दैट्स मीन कि आप फिजिकली किसी के सामने खड़े होने वाले हो या ऑनलाइन जाके किसी को प्रेजेंट करने वाले हो। आप कभी भी वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करके प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, क्योंकि 2 रीज़न्स होती हैं। नंबर 1, एक तो जो वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। नंबर 2, वर्ड का डॉक्यूमेंट है रिपोर्ट कभी भी स्ट्रेट टू द पॉइंट नहीं होती। उसके अंदर बेशुमार चीज़ें लिखी होती हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। दैट्स मीन कि ऑफिस के अंदर हमें एक ऐसे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट थी जो कि हमारी हेल्प कर सके कि हम चीज़ों को प्रेजेंट कर सकें। हमारी जो रिपोर्ट हम लोगों ने, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को टास्क देता हूं कि जी आप लोगों ने
चेक करके देना है कि इस यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका ब्लड ओ पॉजिटिव है एग्जाम्पल। तो आप लोग क्या करोगे, सारों से इन्फॉर्मेशन लोगे, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद सबसे पहले आप एक्सेल में डालोगे कि फॉर एग्जांपल बिस्मा का खून नहीं है, फलाने का खून नहीं है, फलाने का खून नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर काउंट का फार्मूला लगाओगे और काउंट का फार्मूला लगाने के बाद आपको पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ ए कितने हैं, ए पॉजिटिव कितने हैं, बी पॉजिटिव कितने हैं, बी कितने हैं, ओ पॉजिटिव कितने हैं, ओ नेगेटिव कितने हैं, ठीक है। तो ये सारा काम आप लोगों ने एक्सेल में किया। अब जाहिर सी बात है कि आप इसकी कोई रिपोर्ट भी लिखोगे ना, जो आप लोग मुझे दोगे कि सर जिस तरह आप लोग असाइनमेंट भी एक रिपोर्ट होती है बेसिकली, जो आपको टास्क दिया जाता है कि जी ये चीज़ सीखें, घर जाके देखें, आप लोग उसकी रिपोर्ट बना के देते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग मैंने ये किया। बेशक आप चैट जीपीटी से ही पूछें। तो आप लोगों ने क्या किया, उसको वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख कर दिया। अब मैं आप लोगों को कहता हूँ कि यही चीज़ आप लोग मुझे प्रेजेंट करके बताओ, जो कि आप लोगों के अभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और आगे आने वाले भी जितने सब्जेक्ट्स हैं उन सब के अंदर रिक्वायरमेंट होगी कि आप लोगों ने खड़े होकर प्रेजेंट करना है। उसके लिए जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं हम लोग उसको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बोलते हैं। तो अगर आप ऑफिस इंस्टॉल करोगे, यहाँ पे आप पावर पॉइंट सर्च आउट करोगे तो आपको यहाँ पर पावर पॉइंट लिखा हुआ आ जाएगा। तो मैं इस पावर पॉइंट को ओपन करता हूँ यहाँ से, तो आपको लेक्चर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है, इस चीज़ की, तो उसकी टेंशन ना लें। अच्छा, इसके हम दो तरीके सीखेंगे आज की क्लास के अंदर, ठीक है। एआई टूल को भी हम बाद में लेकर आएंगे जब हम लोगों एआई पढ़ेंगे, ताकि आप लोग ये ना हो कि उससे पहले एआई टूल यूज़ करना, पहले बेसिक चीज़ें सीखें और उसके बाद फिर एआई टूल को सीखें। इसके ऊपर पावर पॉइंट के अंदर कुछ चीज़ें मैंडेटरी होती है। नंबर 1, स्लाइड नंबर 1 जो होती है वो हमेशा टाइटल स्लाइड कहलाती है। लिखें बेशक ये, क्योंकि लास्ट टाइम पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था इंग्लिश वालों के। जो स्लाइड नंबर 1 है वो हमारी टाइटल स्लाइड कहलाती है। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जिस चीज़ के बारे में हमने रिपोर्ट देनी होती है हम उस चीज़ के बारे में लिखते हैं और साथ ये लिखते हैं कि ये रिपोर्ट किसने प्रेजेंट करनी है। हम इसके अंदर दोनों चीज़ें करेंगे, हम प्रेजेंटेशन भी कर लेंगे और एथिक्स भी साथ ही मुकम्मल करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोगों को प्रोजेक्ट दिया गया, आप लोगों को प्रोजेक्ट दिया गया था कि आप लोग लिखें इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। तो मैं यहाँ पर टाइटल स्लाइड में और मैंने लिख दिया इंग्लिश। अब मुझे लिटरेचर की स्पेलिंग लिखवा दे, LATERATUR, लिटरेचर ही होता है ना। इंग्लिश लिटरेचर के बारे में आप लोगों को बोला गया था कि प्रेजेंट करो, तो यहाँ पर आपने उसका टॉपिक लिखना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो दूसरा काम आप लोग करते हो वो ये करते हो कि प्रेजेंट करना किसने है। तो फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटेड बाय, अब यहाँ पे हम मिस्टेक नंबर 1 बताएंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर ये प्रेजेंट फ़हद ने करना है तो उसका क्या तरीका होगा कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ़हद मुनीर, क्या फ़हद मुनीर नाम है ना बच्चे का, चलो हम लिखते हैं मोहम्मद फ़हद था। ये गलत है। एथिकली आप अपने आप को खुद जलील कर रहे हो लोगों के आगे। प्रेजेंटेड बाय मिस्टर मोहम्मद फ़हद होना चाहिए था। जब भी आप लोग प्रेजेंटेशन देते हो ना, सबसे बड़ी गलती करते यही हो कि अपने नाम के साथ मिस्टर, लड़कियां हैं तो मिस, शादीशुदा हैं तो मिसिस। और इसके अंदर भी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मुझे पता है इख्तिलाफ है, कुछ फीमेल्स होती हैं शादीशुदा होने के बावजूद भी वो MS और डॉट लिखती हैं, कोई मसला नहीं है, वो आप लोगों की चॉइस है। पर कहने का मतलब ये है कि अगर आप एज अ स्टूडेंट आज आप लोग अपने आप को इतनी इज्जत नहीं दे रहे, तो कल किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके जब आप खड़े होकर प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करोगे तो वो उनके सामने भी जब आप नाम ऐसे देखोगे ना तो लोग हंसेंगे आपके ऊपर। हम जब बैरिया यूनिवर्सिटी में थे तो हमें सबसे पहली चीज़ प्रेजेंटेशन में यही चीज़ सिखाई गई थी कि बेशक वो आप हों या आपका कोई कोर्स मेट हो, क्योंकि प्रोजेक्ट असाइनमेंट भी होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, तो बेहतर यह है कि जो भी है आप अपना नाम के साथ मिस्टर या मिसिस लाजमी लिखो। अब वही बात आ जाएगी सर ये मिस्टर के पास डॉट आता है या नहीं आता। इफ़ यू आर राइटिंग इन अ ब्रिटिश एक्सेंट देन आपको मिस्टर के साथ डॉट लिखना पड़ेगा। अगर आप अमेरिकन एक्सेंट को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपको मिस्टर के साथ डॉट डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग एक चीज़ चेक करोगे, मेरा इंटरनेट अभी चल नहीं रहा, मैंने ग्रामर नहीं इंस्टॉल किया, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कोई मिस्टेक करूँगा मेरा इंटरनेट कनेक्ट होगा, वो ऑटोमेटिकली मुझे बता देगा कि यहाँ पर तुमने मिस्टेक की हुई है स्पेलिंग की, ठीक है। तो ये मैंने आपको शायद पहले भी लिखवाया था कि ग्रामरली आप अपने सिस्टम्स में इंस्टॉल करें। दूसरी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये प्रेजेंटेशन किसको देनी है, एग्जांपल लेते हैं मैडम तैयबा को देनी है, प्रेजेंटेड टू पहली बात है ये तरीका गलत है क्योंकि वो टीचर है सो करके, बेशक जूनियर हो सीनियर हो आप लोगों को तो नंबर उसी ने देंगे, तो फेक इसकी लेकिन इज्जत तो देनी पड़ेगी ना। दूसरा एक प्रॉब्लम इसके अंदर ये भी आता है कि बसा औकात आप लोग जब प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो ना, यहाँ पर मैंने CS के कुछ बच्चों को ये करते हुए देखा है।
मैडम कोई वर्ड नहीं होता प्रेजेंटेशन के अंदर, मैडम एक ऑफिशियल एक ऑफिस का वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक टीचर मनहूस भी लगता है बिल्कुल और आप उसको प्रेजेंट करने वाले हो तो आप उसके लिए सर या मैडम नहीं लिखोगे, मिस्टर या मिस या मिसेस लिखोगे। यार पहली स्लाइड में उसको इम्प्रेस करो ना इस तरीके से कि वो आगे इतना फोकस ही ना करे। आप लोग प्रेजेंटेशन देते हुए ही सोच रहे होते हैं ना कि अगला सवाल ना करे, तो जब पहली टाइटल स्लाइड इतनी गंदी बनाओगे तो अगले के दिमाग में तो बात आएगी ना ये चीज़। फिर दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो इन चीज़ों के ऊपर गौर करते हैं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं अपनी लाइफ के अंदर। बहरहाल हम यहाँ पर चूँकि मैडम अपने नाम के साथ MS लिखवाती हैं तो हम इस तरह लिखेंगे मिस तैयबा ताबीर। अब जब आप इसको प्रेजेंट भी करोगे तो आप इस तरह ही बोलोगे विच इज़ प्रेजेंटेड बाय मिस्टर मोहम्मद फहद मी, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ एंड माय कोमेट्स वर्कर या जो भी आप लोग उसके लिए वर्क नाम यूज़ करते हो, मिस्टर फलाना मिस क्योंकि ग्रुप में विच इज़ प्रेजेंटेड टू मिस तैयबा ताबीर, दैट्स इट। अब इसके बाद आगे आप उसकी डेजिग्नेशन पता है तो आप लिखेंगे, लेकिन जब आप उसको बता रहे होंगे, उसको प्रेजेंट कर रहे होंगे तो आपको इसकी डेजिग्नेशन बताने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप अपने बॉस को देने लगे हो असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन देने लगे तो अपने बॉस का नाम आप लोग यहाँ पर लिखोगे ही बात है, लेकिन आप ब्रैकेट के अंदर उसकी डेजिग्नेशन भी लिखोगे। फॉर एग्जांपल अगर हम तैयबा ताबीर की बात कर रहे हैं तो वो HOD इंग्लिश है, यही है ना ये चीज़। अब आप लोग ये नहीं बोलोगे विच इज प्रेजेंटेड टू मिस तैयबा ताबीर हु इज़ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसको जो बैठी है उसको पता है कि मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, लेकिन यहाँ पर डेजिग्नेशन लिखना अच्छी बात होती है। अगर टीचर है मोस्टली लेक्चरर मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पर, कुछ आप लोगों के AP यानी असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, प्रोफेसर फुल यहाँ पर कोई भी नहीं है। सिमिलरली अगर आप लोग किसी मिलिट्री बंदे को प्रेजेंटेशन दे रहे हो देन उसका एकेडमिक या उसका जो मिलिट्री रैंक होता है वो आप साथ लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल ब्रिगेडियर, रिटायर, प्रोफेसर। बच्चे आप लेट आते हो रोज़ाना, उसको बोलो ना जल्दी आए। सुनाओ उसको 4-5 बातें, सुबह सवेरे था लड़ के आई है, मैं इसको क्या बोलूँ। आपने अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया हमें, बहरहाल बैठे हैं अभी तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि डेजिग्नेशन जो है हम यहाँ पे लिखेंगे ज़रूर, पर इस डेजिग्नेशन को हम बोलेंगे नहीं कभी, ठीक है। अब एक मसला ये आता है, फॉर एग्जांपल सर हम प्रेजेंटेशन जो है वो किसी ग्रुप के लोगों को देने लगे। फॉर एग्जांपल आप लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट को देने वाले हो, कैबिनेट को देने वाले, अल्लाह करे आप लोग कैबिनेट को भी जाके दो। तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी ग्रुप में दे रहे हो और उसके अंदर मल्टीपल लोग हैं देन आपको प्रेजेंटेड टू लिखने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अगर 10 मेंबर्स हैं तो आप उसका 10 मेंबर्स के नाम लिखोगे इसके अंदर क्या। लेकिन अगर आपको पता है कि फॉर एग्जांपल मैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कमेटी को प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ या किसी स्पेसिफिक टीचर को देने वाला हूँ, देन उस सूरत के अंदर आप लोग बेहतर ये है कि प्रेजेंटेड टू लिखो, ठीक है। उसके बाद जो टाइटल स्लाइड के बाद नेक्स्ट स्लाइड होती है वो हमेशा होती है टेबल ऑफ कंटेंट्स की, ठीक है, जो कि मोस्टली बच्चे नहीं डालते। तो हम न्यू स्लाइड पे जाते हैं और हम लोग ऐसा करते हैं कि जी ये वाली टाइटल कंटेंट है तो उसके अंदर हम लिख देते हैं जी टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब यहाँ पे भी लिखना मत क्योंकि गलती है ये, प्रेजेंटेशन के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं होता, स्कीम ऑफ द प्रेजेंटेशन होता है। ये जो पूरी प्रेजेंटेशन है फर्स्ट से लेके एंड तक ये चलेगी कैसे, तो यहाँ आप जब आप रिपोर्ट लिखते हो तो उसके अंदर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स डालते हो, लेकिन यहाँ पर आप स्कीम ऑफ प्रेजेंटेशन डालोगे। स्कीम ऑफ प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि जो पूरी प्रेजेंटेशन है इसके अंदर हम किस किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ फाइनेंस की, उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ रिपोर्टिंग की, उसके बाद मेरी बात होगी रिक्वायरमेंट्स के बारे में होगी। आजकल मैं यही बना रहा हूँ असल में, रिक्वायरमेंट्स हो गई, और उसके बाद हम ऐसा करेंगे जी कंक्लूजन के ऊपर आएंगे। अब जब आप बात कर रहे होगे तो आप लोगों ने एथिक्स को भी हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, लेकिन ये कि आपने बताना है कि इस पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान हम लोग बात करेंगे फाइनेंस के बारे में, रिपोर्ट के बारे में, उसके बाद हम रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे, लास्ट हम कंक्लूड करेंगे इस प्रेजेंटेशन को, ठीक है। एथिक्स हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, प्रेजेंटेशन के पहले ये काम मुकम्मल करते हैं। उसके बाद हम न्यू स्लाइड के ऊपर जाएंगे और न्यू स्लाइड ऐड की मैंने सिंपल क्लिक करके ऊपर से यहाँ पर अब मैं बेसिकली जो मेरी प्रेजेंटेशन का या जो मेरी इस स्लाइड का टॉपिक है वो लिखूँगा। फॉर एग्जांपल चल रहा फाइनेंस है तो मैं लिखूँगा फाइनेंस,
ठीक है। मुझे इसको मिड में करना है, सेलेक्ट करके मैं इसको करूँगा मिड में, बोल्ड करूँगा तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा। अब यहाँ पर आप लोग जो मर्जी लिखो, वो चॉइस आपकी है, लेकिन अब हम साथ साथ एथिक्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें इसमें एथिक्स की आएंगी। कोशिश ये करनी होती है कि कम से कम टेक्सचुअल डाटा हो आपके पास प्रेजेंटेशन के दौरान। हम इसकी रीज़न भी बताते हैं कि क्यों है। अगर फॉर एग्जांपल रिपोर्ट आप लोग ओ पॉजिटिव ग्रुप की बना रहे हो और आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने डिस्कस किया कि कितना फाइनेंस रिक्वायर्ड था, आप लोगों ने बोला कि इनिशियली हमें लगा था कि हमारे 13 लाख रुपए लगेगा, तो हम 13 लाख लिख देंगे। उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं, हम लोग अगर इसको बजट को कट डाउन करें, कट डाउन किस चीज़ को कर रहे हैं जी हम कहते हैं जी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। यानी हमने एम्प्लॉय जो सर्वे कंडक्ट करना चाह रहे थे वो हमने कम कर दिए। मैं अपनी स्पेलिंग्स पे ना जाइएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा जो अमाउंट बनती है वो 10 लाख बनती है, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल अमाउंट थी वो हमारी हो गई, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं 2 लाख पे है। पठानों वाला काम किया ना हम लोगों ने, इस तरीके से करना है। अब आप लोग इन 3 लाइनों को रिपोर्ट के अंदर जाके पढ़ोगे तो कम से कम ये 2 पैराग्राफ्स के अंदर बात हो रही होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रेजेंटेशन देते हो या प्रेजेंटेशन बनाते हो, उस दौरान आपने सिर्फ स्ट्रेट टू द पॉइंट चीज़ लिखनी होती है। इसके लिए मैंने आप लोगों को एक टूल भी लिखवाया था, जैस्पर एआई या ग्रॉक आप लोग यूज़ करते हो। ग्रॉक अगर आप एआई टूल यूज़ करते हो, आप सिंपल उसको रिपोर्ट दो और बोलो कि मुझे बुलेट पॉइंट्स के अंदर प्रेजेंटेशन की पॉइंट्स बना कर दो, वो आप लोगों को बनाकर दे देगा, ठीक है। आप चाहो तो उस दर से भी उसको फैच आउट कर सकते हो। ये दौर एआई का है तो जाहिर सी बात है आगे लोग यही यूज़ करेंगे। जो कहते हैं कि चैट जीपीटी नहीं यूज़ करना चाहिए, करें, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितना अच्छा आप उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने पूरी लाइनें नहीं लिखी। मैंने यहाँ पे कुछ टीचरों को भी देखा है, उनकी ना प्रेजेंटेशन ऐसे होती है। अब चूँकि मेरे पास टेक्स्ट नहीं है तो ऐसे, जिस तरह आप लोग अपनी आंसर शीटों पे लिखते हो। ये अभी तो ये इस तरह मैं अगर इसी को कॉपी करके दिखाऊँ तो ये प्रेजेंटेशन मुझे उनकी ऐसे नज़र आती है। ये तो कर ही नहीं रहा। ये अब जब इसको आप प्रेजेंट करने जाओगे ना, अगला बंदा पहले देख के अपनी आंखें मलना शुरू कर देगा। ये तो चाहता है कि मुझे शुभ चश्म हो जाए ताकि नज़र ही ना आए कि यहाँ पे क्या। भाई स्ट्रेट टू द पॉइंट लिखो। इसकी 2 रीज़न्स हैं। नंबर 1, एक तो आपके दिमाग में इतनी टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे क्या लिखना है। नंबर 2, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होगे ना, अगले का पूरा फोकस जो है ना वो आपकी स्लाइड पे लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर होता है। ज़्यादा कंटेंट लिखोगे ज़्यादा सवाल बनेंगे, कम कंटेंट लिखोगे तो कम सवाल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को टास्क दिया जाता है जी पाकिस्तान में ऐसी कौन सी उम्र की ख़वातीन है जिनको तलाक जल्दी हो जाती है। अब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का टॉपिक है। अब इसमें सबसे पहले आपने तलाक को डिस्कस करना है, देन आपने औरत की एज को डिस्कस करना है, देन आप लोगों ने डिस्कस करना है कि जी हमारे यहाँ पे शादियों का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये बड़ी लंबी कहानी है, अगर आप देखो वो भी ख़वातीन से रेलिवेंट है तो फिर तो समझ लो कि 10-12 पेज लिख लिए। कहने का मतलब ये है कि जब कंटेंट आपके पास इतना ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ छाप देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगता है कि मैं एज को डिफेंड नहीं कर पाऊँगा, अपना पता होता है ना सब लोगों को कि जी मैंने ये कंटेंट लिखा है, इस कंटेंट का जो ये पार्ट है ना ये बड़ा वीक है, इसको मुझे तो कोशिश करें कि उसको या तो कम इंपॉर्टेंस दें प्रेजेंटेशन के अंदर, उसकी बुलेट पॉइंट अगर आप बनाते हैं तो किसी के साथ मर्ज करके बना लें, या उसको मेंशन ही ना करें। अगर वो इंपॉर्टेंट है देन तो हम उसको मेंशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो टीचर बैठा आप लोगों से सवाल करेगा, जो आपके बॉस सवाल करेंगे या कोई भी करेगा ना, ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये आएगी कि उसका फोकस उस चीज़ की तरफ चला जाएगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर, ये एकेडमिक्स में तो होता है और मैंने चूँकि इंडस्ट्री में भी काम किया वहाँ पर भी होता है, मिलिट्री के अंदर भी काम किया तो वहाँ पर भी है। जहाँ पर हमें पता चल जाए ना कि इस बंदे का वीक पॉइंट है, ये बंदा प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जांपल आपकी सूरत में मैंने बोला कि आप लोग तलाक के चैप्टर को सही डिफाइन नहीं कर पा रहे, क्योंकि इवन इवेंचुअली अगर आप इसको कुरान पाक में भी पढ़ोगे, ये सबसे मेरे हाथ से तो सबसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। वहाँ से स्टार्ट होता है ना तलाक़ मर्रतानी फ़ारिन साकुन। अगर आप में से किसी ने कुरान पढ़ा है तो, या उसकी तजवीद है तफसीर पढ़ी है, मैंने पढ़ी हुई है, बताने का मतलब ये था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो चैप्टर इतना, क्योंकि उसमें ये है कि अगर जी ये हो जाए तो उस सूरत में इसके 2 हिस्से हैं, ये हो जाए, इसमें लिखी बहुत अच्छी चीज़ है पर वो कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंड करने के लिए मुझसे ना, अगर मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में शो कर दिया ना कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि मैंने मेंशन किया हुआ तो मुझे बोलना पड़ेगा,
अगला आपको उसी जगह फंसाता रहेगा। ये एकेडमिक्स में भी होता है। अभी आप लोगों की प्रेजेंटेशन होंगी, आपके टीचर्स कंडक्ट करेंगे, जहाँ आप लोगों का वीक पॉइंट उनको नज़र आएगा वो उन्होंने उधर ही पकड़ लेना और आपको शुरू कर देना, ठीक है। या आपके अपने स्टाइल से आपके बात करने के तरीके से होता है। इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक मैं बताता हूँ। बैरिया यूनिवर्सिटी में मेरे प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे बताने कहा, फॉर एग्जाम्पल तलाक का चैप्टर था, हम नहीं डिस्कस करना चाह रहे, तो हमने सिर्फ तलाक को बताया कि ये चीज़ होती है, ठीक है। और आपको किसी ने बोला कि नहीं आपने तलाक को तो इस तरह डिस्कस नहीं किया, तो आप उसको ये काउंटर आंसर दे सकते हैं कि सर वो मैंने भी खुद रोका, पर मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूँगी, ये करूँगा। और आगे किसी स्लाइड में जहाँ की बात हो रही है शुरू हो जाओ फिर उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि अब उसको शक पड़ गया कि आपको पता नहीं है, और उसका फोकस सिर्फ इस चीज़ के ऊपर होगा। साइकोलॉजिकली देखें, उसका सोच सिर्फ इस चीज़ के ऊपर होगी कि ये बात करेगा या नहीं करेगा। अगर तो आपने कर दिया है, ठीक है। और मोस्टली कंडीशंस के अंदर जब आप लोग अपनी बिजनेस में जाएंगे स्पेशली, या आप अपने प्रोजेक्ट्स करेंगे फाइनल, या रिसर्च वर्क करेंगे, ट्रस्ट मी आपके अलावा दुनिया की किसी भी शख्स को ये बात नहीं पता होती कि आप लोग जो काम कर रहे हो वो क्या है। लोग ऐसे ऐसे ब्लेंडर मारते हैं प्रेजेंटेशंस के दौरान। अगर अभी रिकॉर्डेड है तो आप जब कभी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो फिर आपको पता चलेगा यार ये तो उस टाइम उस टीचर ने ये बात बोली थी जो कि दर हकीकत ऐसी थी ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलें कि अगले को लगे कि वो सच है। तो कहने का मतलब ये है कि कंटेंट जो भी लिखें, एक तो डिफेंडेबल हो, नंबर दो वो इतना शॉर्ट हो, कम लिखा हुआ हो, बुलेट पॉइंट्स की सूरत में हो, एक एक दो दो वर्ड्स में लिखा हो, एक्सप्लेन करें उसको अपने वर्ड्स में। क्योंकि एक रियलिटी है कि किसी को भी आपकी प्रेजेंटेशन में इंटरेस्ट नहीं है, ये बात आप लोगों को भी पता है। आप जब प्रेजेंटेशन देने जाओगे ना, यहाँ पे भी प्रेजेंटेशन होंगी, आप लोग मोस्टली टीचर को देखोगे अपने फ़ोन निकाल लेंगे, वो उनका कोई कंसर्न नहीं होगा कि आप क्या बोल रहे हो, सिवाय 2-3 टीचर्स के अलावा। क्योंकि मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, कल को मेरे अपने कलीग्स भेज देंगे यार तुमने हमारे बारे में क्या बात की, अभी 2-3 वो सारे हैं जो करेंगे। तो वो जो टीचर्स हैं ना, वो अपने फ़ोन या इवन क्या आप एकेडमिया में चले, एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाओ, इतना काम होता है लोगों के सर के ऊपर, मैसेज आ रहे होते हैं, बीवियों के मैसेज आ रहे होते हैं जी जल्दी आएँ घर में वो ख़त्म हो गए जी। मेरे घर से भी कल मैसेज आ रहे थे जी मोटर नहीं चल रही। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और मैसेज आया, मैं इसलिए कर गया था उस टाइम जब मैं तुम लोगों को मैसेज किया था। और अब्दुल्ला साहब को भी साथ घसीटा है मैंने, चले आपको मोटर ठीक करने आती है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्किंग स्टाइल ऐसा होता है। अच्छा, अब क्या होगा, एक टीचर या एक एकेडमिशियन या एक जो हेड होगा या बॉस होगा ना, वो आपकी प्रेजेंटेशन को देखे फ्लेक्स मारने की कोशिश तो ज़रूर करेगा कि यार मुझे बहुत आता है। टीचरों को ये लगता है ना कि मैं बहुत आता होता, मुझे नहीं आता कुछ भी। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो टीचर वो जो सवाल करेगा ना आपसे, वो आपकी स्लाइड को देख के करेगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आप बोल रहे थे उस तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही हो तो सिर्फ उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर लिखें जिसको आप डिफेंड कर सकें। वर्बल डिफेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो हर लफ्ज़ पे गौर करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई चीज़ यहाँ पे लिखने की ना, तो टीचर आपको ये भी बोल देगा प्रेजेंटेशन के खत्म होने का, ऐसा करें स्लाइड नंबर 2 पे जाएं। फिर आप जाओगे पीछे, फिर वो दोबारा पूछेगा अच्छा जी इसका क्या मतलब है। वर्बल में इतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि आप बातें गोल से गोल कर सकते हो। आप लोगों से बेहतर कौन जानता है इस चीज़ को कि बातें इधर से उधर करना, ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है इमेज का तो इमेज लगाएंगे, टेक्स्ट नहीं लिखेंगे। और एग्जांपल मैंने बोला है कि नंबर के कितने बच्चे ऐसे जिनका खून O पॉजिटिव है, तो एक ग्राफ होना चाहिए एक्सेल के अंदर या खुद AI टूल्स हैं जिसके अंदर वो बना दे कि जी 60% ये है और 70% ये है। चाहते तो ये 60 और 70 आप यहाँ पे भी लिख सकते थे, यही बात है ना। तो फिर हम क्यों नहीं लिख रहे? इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि वो इतना खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा, यही बात है ना। खूबसूरती मैटर करती है तुम दोनों के लिए, ये नहीं करती? आप लोगों से नहीं पूछ रहा, मैं उन दोनों से पूछ रहा हूँ, मैटर करती है ये नहीं करती तुम लोगों के लिए? अब देखना नहीं सर, दिल साफ होना चाहिए, नहीं करती खूबसूरती मैटर? क्या बात है, ज़िंदगी से बहुत बेजार हो तुम दोनों। तो रियलिटी बता रहे हो, चलो अच्छी बात है, अगर ऐसी बात है अल्लाह ताला हमें भी ऐसा बनाए। तो कहने का मतलब है कि कोई चीज़ जितनी खूबसूरत नज़र आएगी उसमें उतनी ही अट्रैक्शन होगी, उतना ही बंदा इंप्रेस होगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पेपर्स हम कभी चेक करते हैं ना, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे आपकी क्लास में एक खातून है जिन्होंने अपना पूरा पेपर ब्लू मार्कर से किया होता, पता नहीं कौन है। तो मेरी बीवी भी कह रही थी कि पता नहीं क्यों किया इसने। तो हम जब वो पेपर खोल रहे हैं, ठीक है, तो एक इम्प्रेशन अच्छा नहीं जा रहा, बेशक उस बच्चे ने कंटेंट कितना अच्छा क्यों ना लिखा हो। आप एग्जाम्पल लगाएं, आप लोगों की स्ट्रेंथ तो थोड़ी है, CS में स्ट्रेंथ मिनिमम 50 है क्लास की, 50 बच्चों के पेपर हैं, मुझे 4 दिनों में जमा कराने हैं। नमल में इतना ही टाइम होता है 3-4 दिनों का, 4 दिनों में मुझे वो पेपर जमा करवाने हैं। मैं शीट खोल रहा हूँ,
मेरा पहला इंप्रेशन ही शीट को देख के बुरा चला गया तो उसका क्या फ़ायदा रह गया? वो जितना मर्जी अच्छा लिखे, कहीं ना कहीं से मैं गलती निकाल के उसको नंबर काट दूंगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि गलती होने पे आप वाइटनर यूज़ करना शुरू कर दो। या मैं फीमेल्स को देखता हूँ तो आप लोगों ने चीज़ नोटिस की होगी, ये अभी हम शीट मांगते हैं ना तो ये सबसे पहले लाइन लगाते हैं उसके इर्द। इतनी खूबसूरती की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ एक्सप्लेन करने वाली है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दें और खूबसूरत करके लिखें। तो कहने का मतलब है कि रिपोर्ट हो या प्रेजेंटेशन हो, उसमें खूबसूरती मैटर करती है। फॉर एग्जांपल, मैं यही प्रेजेंटेशन जाके अपने बॉस को दिखाता हूँ तो पहला ख्याल जो मैं खुद बैठा हूँ मुझे नज़र आएगा शायद ये किसी की फौदगी का ऐलान है। क्यों, मतलब इतनी वाइट क्यों है? ये नज़र आ रहा है ना आप लोगों को? शायद ये चीज़ अच्छी लगती होगी क्योंकि कंट्रास्ट का एक इशू होता है। ठीक है, कुछ जगहों के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी भी लगेगी। फॉर एग्जांपल, आपका बॉस बहुत बुढ़ा है, आपको पता है कि इसको कलर्स नहीं पसंद, ठीक है। मैं चूँकि एक वेबसाइट डेवलपर हूँ तो मुझे एक बार साउथ अफ्रीका की कंपनी थी, उन्होंने एक प्रोटा बेबी के नाम की पैम्पर्स कंपनी थी, उन्होंने मुझसे उनकी वेबसाइट बनवाई। तो मेरे जो अपने फेवरेट कलर है मैंने उसके अंदर वेबसाइट के अंदर वो ऐड करके पूरी वेबसाइट बनाकर उनको रेडी करके उन्होंने मुझे मॉडिफिकेशन का बोल दिया। और उन्होंने कलर चूज़ किए डार्क पिंक, डार्क येलो और डार्क ऑरेंज। आज तक वो वेबसाइट मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं की क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे वो खुद भी पसंद नहीं आए, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए वो कलर बहुत अट्रैक्टिव थे। तो डिपेंड करता है कि आप किसके लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हो, उस चीज़ पे डिपेंड। फॉर एग्जांपल, आप लोग प्रेजेंटेशन बना रहे हो मार्केटिंग के ऊपर या हम कोई इवेंट आ रहा है तो इवेंट आने के ऊपर इस तरह की तो प्रेजेंटेशन कभी भी नहीं बनेगी। लेकिन मिसाल के तौर पर आपका बॉस इस तरह आपको नेचर उसकी समझ आ गई है कि यार ये बंदा ना बहुत सिंपल सी स्लाइड्स पसंद करता है, ठीक है, तो फिर उस सूरत के अंदर आप सिंपल वाइट बैकग्राउंड के साथ इसको लेके चल सकते हो। नंबर 2 चीज़ जो हम लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है प्रेजेंटेशन